हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अफेयर विद बिजनेस। इस वीडियो के अंदर हम जा रहे हैं डिस्कस करने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर होगा आपका, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इससे पहले भी दो वीडियोस ऑलरेडी आ चुके हैं जिसपे हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी इसके प्रैक्टिस कर लिए हैं। ये आपका प्रैक्टिस कम रिवीजन वीडियो है, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ में क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है उसका साथ में मैं रिवीजन भी करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड निम्न में से कौन सा करेक्ट नहीं है, सही मैच नहीं है? तो देखो, कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये तो सही मैच है। आपका रॉयल्टी से अगर पैसा मिला हुआ है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा, मेन बिजनेस का पार्ट होगा। ठीक है। रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो बिल्कुल लोन का अगर आप रिपेमेंट करते हो तो वो क्या है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही आता है। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिवेंचर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं। अगर आप डिवेंचर इशू करके पैसे इकट्ठा कर रहे हो, कोई भी सिक्योरिटीज इशू करके, चाहे वो शेयर हो, चाहे वो डिवेंचर हो, चाहे वो बॉन्ड्स हो, है ना, या चाहे वो बैंक लोन हो, कहीं से भी अगर आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, ले रहे हो, तो वो आपकी क्या होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। या आप उनको वापस भी कर रहे हो, जैसे रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, रिपेमेंट ऑफ या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी आपकी किसकी पार्ट होती हैं, वित्तीय गतिविधि का पार्ट होती है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? तो देखो, तीन तरह की एक्टिविटी है हमारा, एक ऑपरेटिंग है, दूसरा इन्वेस्टिंग है, तीसरा फाइनेंसिंग है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है भाई? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमारा मेन बिजनेस है, जो डे टू डे बिजनेस के कारण कैश जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस के अंदर बिजनेस का काम क्या है, गुड्स को सेल करना या सर्विस सेल करना और वहां से पैसे लेना। तो सेल्स ऑफ गुड्स से जो पैसा आ रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। या जो बिजनेस के अंदर आपको माल बेच करके जो नेट प्रॉफिट हो रहा है वो क्या है, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और उस बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे हो रहे हैं वो भी किसके पार्ट हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के पार्ट होते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब मेन बिजनेस, सेल परचेस, उससे रिलेटेड खर्चे, नेट प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, डेटर से पैसा मिलना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, तो ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। फिर आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे आपने लैंड खरीद लिया, तो लैंड खरीदना मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ऐसे ही मान लीजिए आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, ये भी किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, आपने किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे, किसी दूसरी कंपनी के डिवेंचर या बॉन्ड में पैसा लगाया, तो वो किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और इससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे आपने मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर्स में पैसे लगा रखे हैं और वहां से डिविडेंड मिल रहा है, तो वो किसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। आई बात समझ में? फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है? तो जो आप सोर्स ऑफ फंड, पैसे जो इकट्ठा कर रहे हो कहीं से ना, वो आपके क्या होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के पार्ट होते हैं। जैसे लोन लेना, डिवेंचर इशू करके पैसे इकट्ठा करना, शेयर इशू करके पैसे इकट्ठा करना, प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे इकट्ठे करना, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, जैसे आपने लोन लिया, तो लोन पर आप क्या पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, तो इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। फिर मान लीजिए आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं और आप डिविडेंड पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, तो डिविडेंड पेमेंट करना क्या है आपका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। लेकिन ध्यान से सुनना, डिविडेंड पेमेंट, आप डिविडेंड पे कर रहे हो, तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। लेकिन आपने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे थे, इन्वेस्ट कर रखे थे, और उस पर डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड डिविडेंड रिसीव्ड है, रिसीव्ड है, तो ये किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट।
आई बात समझ में? क्लियर हो गया ऑपरेटिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है। सॉरी। तो ये सी पॉइंट करेक्ट नहीं है, ये जो इशूइंग डिवेंचर है इसका पार्ट है, आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और लास्ट क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड। तो लैंड पे अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो भी इन्वेस्टमेंट सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लैंड बेच रहे हो तो भी किसका पार्ट है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट। आई बात समझ में? तो ये भी आपका सही मैच्ड है। सही आंसर आपका ये क्या हो गया, सी। कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिवेंचर इज नॉट एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये आपकी विनियोग गतिविधि नहीं है बल्कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। गिवन दिया है, करंट एसेट है आपकी 2021 में 5 लाख रुपए, फिर 3,20,000 रुपए हो गई है, करंट लाइबिलिटीज इतनी है। द डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल विल बी, वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज हुआ है, कितने का हुआ है बताना है। तो देखो सिंपल सा है भाई, यहाँ की वर्किंग कैपिटल कितनी होगी, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सीए माइनस सीएल, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। सो वर्किंग कैपिटल, ये करंट एसेट दिया है 5 लाख, करंट लाइबिलिटी 3,60,000, तो वर्किंग कैपिटल यहाँ पर कितना हो गया, 1,40,000। और 2022 में कितना है वर्किंग कैपिटल, -80,000। माइनस ही आएगा ना, 3,20,000 में 4 लाख घटाओगे तो -80,000। तो हो क्या रहा है, देखो चेंज कैसे आप निकाल लोगे, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सो 1,40,000 थी पहले और कम हुई है, ये तो दिख रहा है, 1,40,000 थी, अब नेगेटिव होके 80,000 हो गई है। तो ये तो समझ में आ गया कि घट रही है, पर कितनी घट रही है, सो माइनस 80,000 ऐसे ही निकालेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1,40,000 माइनस माइनस प्लस 80,000, सो ये हो गया 2,20,000। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना कि आप अब आदमी जल्दी जल्दी में ऐसा कर सकता है, एग्जाम के अंदर आपको प्रेशर भी है, सो आप 1,40,000 देखे और यहाँ 80,000 देखे, बोलिए अच्छा दोनों में डिफरेंस 60,000 का है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना, ध्यान से समझना है। प्राइमा फेसी आप देखोगे तो अच्छा ये तो 60,000 का डिफरेंस है, 60,000 पे आप टिक करके आ जाओगे, ठीक है। बट यहाँ पर चेंज कितने का हो रहा है, 2,20,000 का। आई बात समझ में? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, 2,20,000। नेक्स्ट है आपका, फॉर्मूला फॉर द नेट कैश इनफ्लो ऑफ अ प्रोजेक्ट इज, नेट कैश इनफ्लो, ठीक है। सो नेट कैश इनफ्लो सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं, इसके बाद भी इसमें से टैक्स वगैरह माइनस होते हैं, तब जाके आपका नेट कैश इनफ्लो आता है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, बिल्कुल यही होता है आपका कैश फ्लो का फॉर्मूला, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। जीपी प्लस डेप्रिसिएशन ये भी नहीं होता है, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस टैक्स ये भी नहीं होता है, ठीक है ना। ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर आपका डेप्रिसिएशन वगैरह भी आ जाते हैं, वो जो नॉन कैश आइटम है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, बी, बी इज द करेक्ट आंसर। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, तो आपका नेट कैश इनफ्लो आ जाता है। ये हमने ये सेम चीज कैपिटल बजटिंग के अंदर भी डिस्कस होता है कि पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू नेट कैश इनफ्लो। क्लियर है ना? सेम चीज आपको कैपिटल बजटिंग के अंदर भी डिस्कस होती है कि कैश फ्लो कैसे निकालते हैं, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज गवर्न्ड बाय एएस 11 2 3 10 एएस 3, किस एएस से कंट्रोल होता है, गवर्न होता है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एएस 3, ठीक है। बाकी सारे एएस किसके लिए है आप खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में, चलो एक दो मैं खुद बता देता हूं। एएस 11 आपका किस लिए होता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए होता है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। एएस 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए होता है, एएस 10 आप बताओगे कि किस लिए होता है, ठीक है। मैं नहीं बता रहा हूँ, गूगल करके खुद देख लेना, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 किस लिए होता है। खैर, कैश फ्लो के लिए एएस 3 है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कुछ और चीजें जान लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है, आईसीएआई इशू करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, है ना।
स्टैट्यूटरी बॉडी है, यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर इशू करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका, इफ नेट प्रॉफिट इज ₹45,000 आफ्टर राइटिंग ऑफ गुडविल ₹15,000 एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹5,000, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है बेटा? कैश फ्लो निकालना है आपको, वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। याद करिए थोड़ा सा कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले क्या लिया जाता है? पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिया जाता है ना। ऐड हम इस पे क्या करते हैं? नॉन कैश आइटम ऐड करते हैं ना। क्या ऐड करते हैं? नॉन कैश आइटम। क्योंकि हमें केवल कैश फ्लो के अंदर आप क्या देखते हो कि कैश किन सोर्सेस से आई है और कैश किन सोर्सेस से गई है, यही देखते हैं हम ना। कैश का इनफ्लो क्या है, कैश का आउटफ्लो है क्या है, कैश कहां से आ रही है कहां जा रही है, यही देखा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम केवल 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 किस पर फोकस करते हैं? कैश पर फोकस करते हैं। इसीलिए चूंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर नॉन कैश आइटम का भी इफेक्ट रहता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से बिजनेस से कैश बाहर नहीं जाती है, इसलिए डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है। और नॉन कैश आइटम इसमें से माइनस हुआ रहता है प्रॉफिट में से, है ना। तो हम क्या करेंगे? नॉन कैश आइटम के इफेक्ट को हटा देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। ठीक है, तो नॉन कैश आइटम को हम ऐड करेंगे। तो इसमें से एक तो डेप्रिसिएशन होता है, उसके अलावा आपका गुडविल या कोई भी, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, ये अगर राइट ऑफ हुए हैं तो इनको भी क्या किया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। और इसके बाद फिर क्या किया जाता है? इफेक्ट लिया जाता है, ऐड या लेस किया जाता है चेंज इन वर्किंग कैपिटल का, जैसे इंक्रीज डिक्रीज इन डेटर, इंक्रीज डिक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, इन चीजों का इफेक्ट नीचे लिया जाता है ना। तो हमारे इसमें तो क्या है? अच्छा, फर्नीचर भी है। तो अगर आपका ऐड और क्या कर दिया जाता है? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। और वहीं अगर प्रॉफिट हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो उसको क्या कर दिया जाता है? फिक्स एसेट, उसको लेस कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। आई बात समझ में? और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि फिक्स एसेट तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो अगर कोई लॉस प्रॉफिट में से माइनस है, लॉस है तो माइनस ही होगा, तो हम उसको ऐड करके उसके इफेक्ट को खत्म करते हैं। और इसको कहां ले जाते हैं? हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर फिर ले जाएंगे। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट है, तो प्रॉफिट के कारण ये पैट बढ़ा हुआ होगा, जबकि नहीं बढ़ा होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट, अगर कोई फिक्स एसेट बिक रही है उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो तो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो हम उसको भी क्या कर देंगे? हटा देंगे। लॉस को ऐड करेंगे, प्रॉफिट को हटा देंगे। क्लियर है ना? चलो, अब इसी के बेस पे निकाल लो। नेट प्रॉफिट आपका 45,000 रुपए दिया हुआ है। इस पे से हम ऐड क्या करेंगे? नॉन कैश आइटम में एक चीज दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ गुडविल। गुडविल राइट ऑफ हुई है, तो ये तो ऐड बैक हो जाएगा, नॉन कैश आइटम है इस वजह से। और लॉस हुआ है फर्नीचर बेचने पे, तो ये भी ऐड बैक हो जाएगा, 5,000 रुपए लॉस है, पहले घटा हुआ रहा होगा। तो अब इसको हम ऐड बैक करके उसका इफेक्ट खत्म करेंगे और निकाल लेंगे कितना हो जाएगा? 65,000। 65,000 रुपए आपका क्या हो जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सही आंसर आपका क्या हो गया? डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, while calculating operating profit which will be added to net profit। अभी अभी बताया किसको किसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो देख लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो होता है ना, वो ऐड नहीं करते। इंटरेस्ट मिला, तो सबसे पहले तो मेरे को आप लोग खुद बताओ, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है कि इन्वेस्टिंग का कि फाइनेंसिंग का? तो देखो, इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब आपने कहीं ना कहीं क्या किया होगा? पैसे इन्वेस्ट कर रखे होंगे, है ना। या तो आप किसी के डिवेंचर में पैसे लगाए हुए होंगे, या किसी को आप किसी का आपने बॉन्ड खरीद रखा होगा, तो आपको क्या मिल रहे हैं? इंटरेस्ट मिल रहे हैं, मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ओके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इंटरेस्ट मिला है, तो ये नेट प्रॉफिट में ऐड होगा ऑलरेडी। तो इसको क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा। जबकि क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था? किसको ऐड किया जाएगा? तो ये तो लेस वाला पार्ट है, ये हमारा सही आंसर नहीं है।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ये भी माइनस करेंगे, प्रॉफिट की वजह से तो हमारा नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, तो इसके इफेक्ट को क्या करेंगे, हटाएंगे, मतलब माइनस करेंगे। इंक्रीज इन जनरल रिजर्व और रिफंड ऑफ टैक्स, ठीक है, तो रिफंड ऑफ टैक्स तो ठीक है। सॉरी, हाँ, रिफंड ऑफ टैक्स को भी हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है, तो हम ऐड किसको करेंगे, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व, ठीक है, क्या करेंगे, इंक्रीज इन जर्नल रिजर्व। क्यों जर्नल रिजर्व, क्योंकि जर्नल रिजर्व का जो इंक्रीज हो रहा है ना, इसका मतलब प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन हमने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, और ये क्या है आपका नॉन कैश आइटम है, इसलिए इंक्रीज इन जनरल रिजर्व को हम क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे, ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, हाउ विल यू ट्रीट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर व्हाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर मतलब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया, और कैश का आउटफ्लो है, कहां से, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है, तो सेवंथ में आपका क्या हो जाएगा, कैश फ्लो है ये किसका, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, ठीक है, सी आपका ये हो जाएगा सही, ठीक। नेक्स्ट है आपका, net profit during the year 1 lakh, debtor in beginning 30,000, debtor at the end of the year 36,000, stock in the beginning of the year 20,000, stock at the end of the year 16,000, goodwill write off 5,000, what is the amount of cash from operating activity। चलो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, ओके हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लेते हैं, हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1 लाख रुपीज, एड बैक करेंगे हम नॉन कैश आइटम्स, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम्स, हमें तो कैश आइटम चाहिए, कैश कैश, नॉन कैश हमारी बिरादरी वाले नहीं है, तो तुरंत इनको अपने समाज से बाहर करो, यूं समझिए, है ना, तो नॉन कैश आइटम को सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, कैश वाले अपने समाज में है, कैश वाले बोल रहे हैं नॉन कैश वाले बाहर निकलो, तो नॉन कैश आइटम्स को हम बाहर कर रहे हैं। अब इसमें सबसे नॉन कैश आइटम क्या है आपका, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ कितना, 5,000, ठीक है, हमने ऐड बैक कर दिया। फिर अब हमको करंट एसेट के अंदर ये जो चेंजेस है उनको देखना है। तो डेटर्स 30,000 थे, अब 36,000 हो गए हैं, तो इसको क्या करेंगे, इंक्रीज हो रहा है डेटर्स में, इंक्रीज डिक्रीज में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। साल के शुरुआत में 30,000 थे, और साल के आखिरी में 36 थे, बढ़ गए कि घट गए, बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, है ना, सो इंक्रीज इन डेटर्स, कितने हैं इंक्रीज इन डेटर्स, 6,000, ऐड होगा कि लेस ये आप बताइए सोच करके, तब तक मैं नेक्स्ट लिख देता हूं। स्टॉक शुरुआत में 20 था, बाद में 16 हो गया है, तो ये तो डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन स्टॉक कितने का, 4,000, अब एडलेस बताओ। चलो, अगर इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कि आपने क्या किया है, आपकी कहीं ना कहीं इस पर वर्किंग कैपिटल लग रही है, वर्किंग कैपिटल जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, आउटफ्लो है, आउटफ्लो है मतलब माइनस करेंगे, ठीक है, आउटफ्लो है मतलब माइनस करेंगे, आई बात समझ में। और डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट का कम हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, स्टॉक बेच रहे होगे, है ना, वर्किंग कैपिटल आपकी ब्लॉक नहीं हो रही है, तो ये आपका कहा क्या है, कहीं ना कहीं इनफ्लो है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, एड बैक करेंगे, ठीक है, 4,000 आपका एड बैक हो, अब निकाल लो कितना आएगा, ये 1,03,000 हो जाएगा,
ठीक है, तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिव। ठीक है, अब देखो, ये अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक चीज का याद कर लो तो बाकी सारी चीजें बन जाएंगी। अगर इंक्रीज डिक्रीज करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज का ऐड करना है लेस करना है कंफ्यूजन होता है तो देखो एक चीज का कोई भी याद कर लो। कैसे? मान लो आपने याद कर लिया कि करंट एसेट में इंक्रीज को हम माइनस करते हैं, इतना बस याद कर लिया आपने, एक चीज आपको ये वाली याद कर लिया आपने। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट एसेट का बढ़ना घट रहा है तो करंट एसेट का घटना क्या होगा? इसका अपोजिट ऐड होगा, है ना। और अब देखो करंट एसेट का बढ़ना माइनस हो रहा है तो अगर करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो ये क्या होगी? प्लस होगी। और करंट एसेट अगर बढ़ रही है तो माइनस हो रही है, इसका मतलब अगर करंट एसेट घटेगी तो माइनस होगी। तो एक एक चीज अगर आपने याद कर ली तो सब इसी से रिलेटेड है, बन जाएंगी जैसे उसके अपोजिट होते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो आपका यहाँ पे सही आंसर क्या आ जाएगा? बी, 1,03,000। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स प्रेफरेंस शेयर्स इन रिजल्ट इनटू। डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है तो वो क्या है? सोर्स ऑफ फंड है, यूज ऑफ एप्लीकेशन है, यूज और एप्लीकेशन ऑफ फंड है, नो फ्लो ऑफ फंड है, नो फ्लो ऑफ कैश है। तो देखो, अगर रिडम्पशन कर रहे हो डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर का, रिडम्पशन मतलब आप सामने वाले को पैसे वापस कर रहे हो, वापस कर रहे हो तो सिंपल क्लियर सी बात है, क्या है? पैसे जा रहे हैं, मतलब अप्लीकेशन ऑफ फंड है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, यूज या अप्लीकेशन ऑफ फंड। अगर यहीं पर मैं बोलूं कि ये कौन सी एक्टिविटी है तो ये कौन सी एक्टिविटी है भाई? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है ना, डिवेंचर प्रेफरेंस इशू करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और इनका रिडम्पशन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका, डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेस इज शोन इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो देखो, डिविडेंड अगर आपको नॉर्मली मिल रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट होता है। ध्यान देना सॉरी, ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट सॉरी डिविडेंड मिल रहा है या दे रहे हो, उससे उसकी एक्टिविटी बदल जानी है। तो डिविडेंड रिसीव मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, लेकिन अगर वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है मतलब उसका काम ही है शेयर्स में पैसे लगाना, लोन देना, तो उसके लिए डिविडेंड या इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? उसका मेन बिजनेस हो जाएगा। और मेन बिजनेस हो गया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। तो नॉर्मल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, बट फाइनेंसिंग इंटरप्राइजेस के लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सही आंसर आपका क्या हो गया? ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ठीक है, तो इस सॉरी ये लास्ट क्वेश्चन में आप ध्यान रखना, नॉर्मल बिजनेस के लिए नॉर्मल बिजनेस के लिए क्या है? ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। बट अगर फाइनेंसिंग वाला काम मतलब बैंक है मान लीजिए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम ही है शेयर्स पे पैसे लगाना, या उसका काम ही है क्या? इन्वेस्टमेंट करना, तो उसके लिए तो उसका नॉर्मल काम हो गया, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ABC Limited purchased a machinery of rupees 5 lakhs, issuing a check of rupees 1 lakh and 8% debenture of rupees 4 lakhs. In cash flow statement, the transaction will be shown as। ठीक है, हाँ, एक मशीनरी खरीदी गई है 5 लाख की, चेक इशू किया गया है 1 लाख का और डिवेंचर उसके बदले इशू किए गए हैं 4 लाख रुपए के। बोल रहा है कैश फ्लो पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो कैश सबसे पहले तो देख लो, जैसे कैश फ्लो पे इंपैक्ट देखने को बोले ना तो सबसे पहले तो देख लो कि कैश पे क्या इंपैक्ट आना है। और मैं जब कैश बोल रहा हूँ, कैश इंक्लूड्स बैंक बोल रहा हूँ। कैश का मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। याद है ना? चलो, तो कैश पे क्या इफेक्ट आ रहा है? तो आप इस पूरे स्टेटमेंट को देखो, मशीन खरीदी, क्या कोई इफेक्ट आया? नहीं आया भाई। चेक इशू किया तो इफेक्ट आ गया, कितने का? 1 लाख का। डिवेंचर इशू किए हैं 4 लाख के, क्या कैश या बैंक पर कोई इफेक्ट आया? डिवेंचर इशू किए हैं मशीन के बदले,
कैश के बदले तो इशू नहीं किए हैं, है ना, तो कैश पर कोई इफेक्ट नहीं आना है। तो कैश पर हमने देखा कि केवल 1 लाख रुपए का इफेक्ट आना है ना, इस 1 लाख का इफेक्ट आना है, तो अमाउंट तो हमें पता चल गया 1 लाख। अब कौन सी एक्टिविटी, तो मशीन खरीदे थे, मतलब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, आउटफ्लो वो भी। तो देख लो कौन सा सही आंसर है, आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, यही आपका सही आंसर हो जाएगा ए। हिंदी में गलत लिखा है, वित्त पोषण नहीं होगा, ये होगा विनियोग एक्टिविटी, विनियोग एक्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट किससे रिलेटेड है, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कैश अराइजेस इन डे टू डे बिजनेस ऑफ डे टू डे ऑपरेशन, रेजिंग ऑफ फंड फॉर डे टू डे ऑपरेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑल ऑफ द अबव सभी से रिलेटेड है ना। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है कि वो पैसा जो आपके डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व है, डे टू डे बिजनेस में लगा हुआ है, ठीक है ना, तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्किंग कैपिटल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग, वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर क्या होता है, वर्किंग कैपिटल साइकिल के अंदर क्या होता है, तो आप कच्चा माल खरीदते हो, कच्चे माल को फिर आप फिनिश गुड्स बनाते हो, फिनिश गुड्स बना करके बेचते हो, बेचने के बाद उधार में बेचते हो, बेचने के बाद पैसा कलेक्ट करते हो। तो ये जो प्रोसेस होती है पूरी, कि रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के ये पैसा घूम करके जब तक आपके पास कैश में आ जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। नॉर्मली बिजनेस के लिए 12 मंथ होता है ना, ऐसा कुछ हमने पढ़ा हुआ है। सो वर्किंग कैपिटल साइकिल में क्या होता है, क्या क्या इन्वॉल्व है, तो देखो, एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, रिसीवेबल, कैश, डब्ल्यूआईपी। तो क्या प्रोसेस होती है, रॉ मटेरियल पहले नंबर पे आएगा, फिर डब्ल्यूआईपी आएगा, डब्ल्यूआईपी माने माल बनने गया फैक्ट्री में, तो फिफ्थ नंबर आएगा, फिर क्या आएगा भाई, फिनिश गुड्स बन जाएगा, ओके, फिनिश गुड्स के बाद रिसीवेबल मतलब उधार में माल बेच दोगे, तो थर्ड, उधार में माल बेचने के बाद आप पैसा ही उनसे वसूल लोगे, मतलब 4 नंबर, तो 1 5 2 3 4 ऐसा करके आएगा, 1 5 2 3 4 डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेटवर्किंग कैपिटल रेफर्स टू, नेटवर्किंग कैपिटल रेफर्स टू, क्या होता है नेटवर्किंग कैपिटल, सीए माइनस सीएल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, नेट तो सीए माइनस सीएल हो गया, देख लो पहले तो आंसर देख लो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, बी इज द करेक्ट आंसर, सही आंसर आपका क्या है, वी, चालू संपत्तियां माइनस चालू लेनदारियां, ठीक है। और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सीए, करंट एसेट इज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following define the difference between the current ratio and quick ratio, करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। और क्विक एसेट का मतलब क्या होता है, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यही होता है ना। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं कि करंट एसेट और क्विक एसेट में क्या अंतर है, तो आप क्या कर रहे हो, क्विक एसेट में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दे रहे हो, यही अंतर है ना, पढ़ लो कौन सा होगा भाई। सो करंट रेशियो इन्वॉल्व इन्वेंट्री, बिल्कुल, एंड द क्विक रेशियो डज नॉट, हाँ बिल्कुल ये सही है आपका, करंट रेशियो के अंदर इन्वेंट्री इन्वॉल्व होती है, बट क्विक रेशियो के अंदर इन्वेंट्री इन्वॉल्व नहीं होती है, ठीक है। बाकी पॉइंट भी पढ़ लो, करंट रेशियो डज नॉट इन्वॉल्व इन्वेंट्री, ये तो गलत है भाई, यहाँ इन्वेंट्री इन्वॉल्व होती है। द करंट रेशियो इन्वॉल्व फिजिकल कैपिटल, ऐसा कुछ नहीं है। द करंट रेशियो डज नॉट इन्वॉल्व फिजिकल कैपिटल, ऐसा कुछ नहीं है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 2 मंथ, कैश सेल्स एंड सॉरी सॉरी एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 2 मंथ, कैश सेल्स एंड एवरेज रिसीवेबल आर 5 lakhs एंड 6,50,000, कैश सेल्स 5 लाख की है, और एवरेज रिसीवेबल्स क्या है, मतलब
एवरेज डेटर्स 6,50,000 के हैं, द सेल्स अमाउंट वुड बी, आपको सेल्स अमाउंट निकालना है। ओके ठीक है, निकाल लेंगे भाई। तो देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 365 इंटू एवरेज, या सॉरी यहाँ मंथ में दिया है ना, तो 365 को हम मंथ में लिख लेंगे, 12 इंटू एवरेज एवरेज डेटर डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स। या एक और होता है ना, वो क्या होता है भाई, पहले तो इस फॉर्मूले से मैं निकाल देता हूँ, फिर दूसरे फॉर्मूले से भी बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया है 2, ये हो जाएगा 12 इंटू एवरेज डेटर्स दिए हुए हैं, कितने एवरेज डेटर्स हमारे पास, 6,50,000 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 6,50,000 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व कर लेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा क्रेडिट सेल्स 39,000, है ना। अब देखो, सॉरी 39 लैक्स, 39 लैक्स। अब क्रेडिट से लिए आ गया 39 लाख रुपए, हमें तो क्या चाहिए था, टोटल सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स आ गया 39 लैक्स, और कैश सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, नगद बिक्री दी हुई है 5 लाख रुपए की, तो इसमें 5 लाख ऐड कर देंगे उधार वाले में, तो टोटल सेल आ जाएगा 44 लैक्स, 44 लाख रुपए आपका टोटल सेल्स आ जाएगा। सही आंसर आपका क्या होगा, सी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो एक और फॉर्मूला बता देता हूं, एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला एक ये होता है कि आपके एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। तो इस फॉर्मूले से भी निकालोगे तो आ जाएगा, बोलो तो मैं निकाल के बता भी देता हूं। देखो एवरेज डेटर्स, देखो ये आ जाएगा, करके बता देता हूँ। तो देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना दिया हुआ है आपका, 2, इक्वल टू एवरेज डेटर कितने हैं, 6,50,000 के, और एवरेज क्रेडिट सेल पर डे आपको निकालना है ना, ये इतना बड़ा है, मैं इसको एक्स मान के कर दे रहा हूँ। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3,25,000, और एक्स क्या है आपका, एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे, तो एक दिन की क्रेडिट सेल 3,25,000 रुपए है। ठीक है, एक दिन की कितनी है, सॉरी एक दिन की नहीं, ये तो मंथ में था ना, एक महीने की। ठीक है, यहाँ पर डे नहीं, आप इसको चूंकि आपके पास डेटा क्या है, मंथ में है, तो आप इसको पर मंथ कर सकते हो, पर डे भी करोगे तो आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। ठीक है ना, पर डे में भी आ जाएगा, फिर आपको 2 की जगह क्या लेना पड़ेगा, 365 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 3,25,000, और ये आपका पूरे महीने का कितना हो जाएगा, 3,25,000 इंटू 12, तो ये आएगा आपका 39 लैक्स ही आएगा, और 39 लाख में 5 लाख ऐड कर दोगे, 44 लाख आ जाएगा। तो ऐसे भी आ जाएगा, हालांकि कंफ्यूज नहीं होना, एग्जाम का टाइम है, आप तो कोई भी एक मेथड से कर लेना। ठीक है ना, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो इतना वीडियो स्किप करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बाकी सीखना है दोनों सीख सकते हो, और एक और मेथड है वैसे भी कर सकते हो, वहां पे क्या होगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड का एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है भाई, तो 12 या 360 डिवाइडेड बाई डेटा टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर
रेशियो, तो वहां से भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर बता दिया मैंने। हाँ जी, 44 लाख। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द करेंट रेशियो इज 2.4:1 एंड वर्किंग कैपिटल इज 25,20,000। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटी। आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज निकालना है, चलिए निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो इसको करने के दो तरीके हैं, एक अभी मैं लॉन्ग मेथड बता दे रहा हूं और एक आसान मेथड भी बता दूंगा। लॉन्ग मेथड ये है कि आप देखो करंट रेशियो दिया हुआ है और करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, यही होता है ना। तो करंट रेशियो दिया हुआ है 2.4/1 इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इसको आप अगर सॉल्व करोगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, करंट एसेट इक्वल टू 2.4 करंट लाइबिलिटी, यही होगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये चीज आपको पता चल गई यहां से आपको कि करंट एसेट इक्वल टू क्या है, 2.5 करंट लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखो वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, आपको पता है ना। तो देखो वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 25,20,000 इक्वल टू करंट एसेट, अभी आपने निकाला करंट एसेट इक्वल टू क्या, 2.5 CL करंट लाइबिलिटी, है ना, और माइनस करंट लाइबिलिटी। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 25,20,000 इक्वल टू 2.5 नहीं 2.4 है, 2.4 CL में से एक CL माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1.4 CL। तो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25,20,000 डिवाइडेड बाई 1.4। तो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 लाख। 18 लाख हो गए, करंट लाइबिलिटीज आपकी कितनी होगी, 18 लाख। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, करंट एसेट निकालना है। तो देखो वर्किंग कैपिटल ऑलरेडी दिया हुआ है, इसमें आपको करंट लाइबिलिटी ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, करंट एसेट आ जाएगा, या 18 लाख में 2.4 मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपकी क्या आ जाएगी, करंट एसेट आ जानी है। कैसे भी निकाल लो, ये कितना आ जाएगा, 43,20,000। तो आगे आपका करंट एसेट कितना आया, 43,20,000 और करंट लाइबिलिटीज 18 लाख। कौन सा है सही आंसर आपका, क्या है, ए। तो इस तरह निकालेंगे। अब देखो ये इतना बड़ा मैथमेटिक्स नहीं समझ में आया, कोई इशू नहीं, ऑप्शन से चेक कर लो। ऑप्शन से दो चीजें चेक करनी है, एक तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का डिफरेंस 25,20,000 होना चाहिए, और एक करंट एसेट को डिवाइड करोगे करंट लाइबिलिटी से तो 2.4 आना चाहिए। ये दोनों शर्तें चेक कर लेनी है। 43,20,000 में से 18 लाख को डिवाइड करोगे तो 2.4 आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस भी इतना आ जाएगा। बाकी इसमें किसी में भी ये शर्त जो है वो फुलफिल नहीं होगी। जैसे मैं ऑप्शन बी को करता हूँ, 44 लाख माइनस 18,80,000, तो 25,20,000 रहा है, तो 20,000 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस तो आ रहा है 25,20,000। अब दूसरी शर्त क्या है, करंट रेशियो वाली, तो 44 लाख डिवाइडेड बाई 18,80,000, तो ये आ रहा है कितना, 2.34, जबकि हमें कितना चाहिए, 2.4, मतलब ये आपका सही आंसर नहीं है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, मान लो सारी नहीं काम कर रहा है दिमाग एग्जाम के अंदर, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन के अंदर कई बार आपको क्या करना रहता है, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सा सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। X Limited distribute its product to more than 500 retailers. ठीक है, the company's collection period is 30 days and keep its inventory for 20 days. चलिए मतलब स्टॉक होल्डिंग पीरियड 20 दिन का है और डेटर कलेक्शन पीरियड कितना है, 30 दिन का है। द ऑपरेटिंग साइकिल, और कुछ दिया नहीं है, और ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, डेटर कलेक्शन पीरियड प्लस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड, है ना।
तो पेमेंट पीरियड के बारे में तो कुछ दिया नहीं है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल आ जाएगा 50 डेज, 30 और 20। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कंप्यूट मैक्सिमम बैंक बोरोइंग परमिसिबल अंडर मेथड 3 ऑफ टंडन कमेटी नॉर्म्स। ठीक है, टंडन कमेटी याद करिए, 3 मेथड्स दी हुई थी। वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन की कितनी मेथड्स दी हुई थी, 3 मेथड्स दी हुई थी। उसमें से जो मेथड 3 है उसके हिसाब से आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकाल के देना है। ठीक है, तो तीसरी मेथड क्या थी आपका, तो आपको सबसे पहले करंट एसेट लेना था, करंट एसेट में से क्या माइनस कर देना था, कोर करंट एसेट। ठीक है, तो देखिए थर्ड मेथड आपकी बोलती थी कि करंट एसेट में से आपको क्या माइनस करना है, सबसे पहले कोर करंट एसेट। तो करंट एसेट आपकी 740 लाख की है, तो सबसे पहले आप क्या माइनस करोगे, 740 है, इसमें से माइनस करोगे कोर करंट एसेट। कोर करंट एसेट कौन सी एसेट होती है, वो एसेट जिसके बारे में माना जाता है कि ये लॉन्ग टर्म फंड से फाइनेंस होगी या ये हमेशा बिजनेस में इन्वेस्टेड रहेंगी। ठीक है, तो कोर करंट एसेट आपकी दी हुई है 190, तो नॉन कोर एसेट कितनी आ जाएगी, 740 माइनस 190, 550। ठीक है, और अब इसमें से आप क्या कर दोगे माइनस, हाँ, अब इसका आप क्या निकालना है, इसमें से 25% माइनस कर देना है ना, या यूं समझिए आप इसका क्या कर दोगे, इसका हमें 75% कर देना है, या इसमें से माइनस माइनस कर दो 25%। ये हो जाएगा 137.5, तो यहाँ कितना बचेगा, 412.5, और इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटीज में यही दोनों है 300 लाख की। तो आपकी मैक्सिमम मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस कितना आ जाएगा, ये 112.5, 112, चलो पॉइंट में नहीं दिया, 112 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मेथड से भी, अच्छा इसको फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या था आपका, 0.75% ऑफ नॉन कोर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा आप अगर दूसरी मेथड से अगर मैं मान लो, चलो क्वेश्चन आपका सही आंसर तो आ गया 112, बट मान लीजिए पूछ दिया कि सेकंड मेथड से निकलवाइए, तो सेकंड मेथड का अगर फॉर्मूला बोलूं तो क्या था, तो सेकंड मेथड का फॉर्मूला था 0.75% ऑफ करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, यही था ना। तो मतलब करंट एसेट कितना है, 740 इंटू 0.75 माइनस करंट लाइबिलिटीज 300। ठीक है, तो ये करोगे तो कितना आ जाएगा, 740 इंटू 0.75, 255, ये आपका कौन सी मेथड हो गया, मेथड 2। और मेथड 1 क्या होता, मेथड 1 होता सी ए माइनस सी एल इंटू 0.75, सी ए माइनस मतलब 740 माइनस 300 इंटू 0.75, 330। ठीक है, आपका सही आंसर फिर ये होता। तीनों मेथड समझ में आ गई, ध्यान से पढ़ के जाना तीनों मेथड, क्लास के अंदर भी बहुत डिटेल में अपन ने इसको समझा था, ये भी समझा था कि पहली मेथड में सबसे ज्यादा
मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस आएगा, फिर उससे कम आएगा, फिर उससे कम आएगा, है ना। ये चीजें भी हमने देखी हुई थी, ठीक है। तो अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो क्लास से रिवाइज कर लेना, नोट्स से रिवाइज कर लेना। नोट्स हमने क्लास के अंदर क्वेश्चन भी करके देखे हुए थे, ठीक है। तो चलो, आपको केवल मेथड 3 का पूछा था, मैंने आपको तीनों मेथड करके बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल मे बी क्लासिफाइड एज। वर्किंग कैपिटल कितने तरह की होती है, ठीक है। देखो, तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, तो ये किसके बेसिस पर होती है, ये होती है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। तो आपका कितनी ये सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। टाइम के बेसिस पर एक परमानेंट होती है जो फिक्स होती है, और एक होती है टेम्परेरी या वेरिएबल जो टाइम के साथ क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है ना। और तो ये था आपका वर्किंग कैपिटल। और एक और टाइप होता है वर्किंग कैपिटल का, जो क्या होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस मतलब करंट एसेट, नेट मतलब सी ए माइनस सी एस, ठीक है ना। तो ये भी एक होता है, ठीक है। ये थे आपके कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है ना। इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, सुनने के लिए धन्यवाद।